नमस्कार बच्चों, गंगा अकेडमी परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी गंगा अकेडमी के चैनल पर आइए, आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी भी आल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पब्लिश होते ही सबसे पहले पहुंचे और कोई टॉपिक कोई वीडियो आप सभी से छूटने ना पाए। और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए, हमें प्यार और सपोर्ट देते जाइए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइट पे आप जहां भी हैं, इसे अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, जिससे संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य गंगा अकेडमी पहुंच जाए और आप सभी की तैयारी कंटिन्यू हो सके। तो चलिए हम आज के सेशन से जुड़ते हैं। हम पढ़ा रहे थे इतिहास, और इतिहास में आपको पढ़ा रहा था मैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में मैंने क्या क्या देख चुका था। मैंने हड़प्पा को पढ़ लिया था। हड़प्पा के बाद मैंने मोहनजोदड़ो को भी पढ़ लिया था। उसके बाद चंद्रगढ़ों को पढ़ लिया था। अब आज हम रोपड़ पर पढ़ेंगे कि रोपड़ की खोज कब हुई। रोपड़ एक सिंधु घाटी सभ्यता का साइट है, स्थल है। इसकी खुदाई कब हुई थी, खुदाई किसने किया था, कौन से इतिहासकार ने किया था, और यहाँ से कौन सा पॉइंट एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। हम रोपड़ पर भी चलिए हम प्रकाश डालते हैं। तो आप सब कॉपी पेन के साथ टेबल पे मेज पे बैठ जाइए और हर पॉइंट को लिखते हुए वीडियोस को देखिए, और 2-4 बार वीडियो लगातार देख लेंगे, सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। तो चलिए, रोपड़ की खुदाई 1953 में हुई थी। रोपड़ की खुदाई कब हुई थी, तो आपको याद होना चाहिए कि ये 1953 जो लिखा है, यही 1953 में रोपड़ की खुदाई हुई थी। 1953 में रोपड़ की खुदाई किसने किया था, तो यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। तो लिख लीजिए, रोपड़ की खुदाई 1953 में यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। और यह कहाँ पे है, तो पंजाब में है। पंजाब में किस नदी के किनारे है, तो पंजाब में सतलज नदी होगा है, उसी सतलज नदी के किनारे है। यानी लिख लीजिए, रोपड़ कहाँ पे है, किस राज्य में है, पंजाब में है। पंजाब में क्या कोई नदी है, तो आप लिख लीजिए सतलज नदी। सतलज नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ की खुदाई 1953 में यज्ञदत्त शर्मा ने की थी, और पंजाब में, रोपड़ पंजाब राज्य में है। पंजाब राज्य में किस नदी के किनारे है, तो सतलज नदी के किनारे, सतलज नदी के तट पर रोपड़ स्थित है। लिख लीजिए। यहां से और भी पॉइंट है। यहाँ मानव के साथ साथ उनके पालतू जानवरों का भी शव मिला है। रोपड़ में एक और साक्ष्य इतिहासकारों ने पाया है कि मानव के साथ साथ उनका एक पालतू पशु का भी शव यहाँ मिला हुआ है। तो लिख लीजिए कि मानव के साथ साथ यहाँ उनके पालतू जानवरों का भी शव मिला है। उनके पालतू जानवर का भी शव मिला है। नोट करके नीचे लिख सकते हैं आप सब
कि ऐसा ही शव नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में मिला था। ऐसा ही शव मानव के साथ साथ उनके पालतू जानवर का जो शव मिला है, ऐसा ही शव यहाँ आपको जब नवपाषाण काल आपने पढ़ा था तो वहां नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर में एक स्थान है बुर्ज होम, यह बुर्ज होम में भी मिला था। तो लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए आप सब कि ऐसा ही शव नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में मिला था। तो आपको रोपड़ में इस पॉइंट को याद कर लेना है। क्या याद कर लेना है? तो फिर से मैं निकाल कर दे रहा हूं। रोपड़ की खुदाई 1953 में किसने किया था? यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। रोपड़ की खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। कब की थी? 1953 में की थी। और रोपड़ उत्तर भारत के पंजाब राज्य में स्थित है। पंजाब में सतलज नदी के तट पर के किनारे स्थित है। मानव के साथ साथ यहाँ उनके पालतू जानवरों का भी शव मिला था। और ऐसा ही शव यहाँ नवपाषाण काल में जो हम पढ़ा था तो वहाँ जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में भी पाया गया है। ये आप पॉइंट यहाँ रोपड़ में लिख लीजिए। एक बार फिर से निकाल कर दें, आप सब लिखते जाइए। रोपड़ की खुदाई 1953 में यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ मानव के साथ साथ यहाँ रोपड़ में मानव के साथ साथ उनके पालतू जानवरों का शव भी यहाँ मिला था। ऐसा ही शव जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में भी जब हम नवपाषाण काल में मिला था। तो आप लिख लीजिए, कहीं किसी को कंफ्यूजन हो तो बताइए, हम पुनः समझाते हैं। और अगला स्थल का नाम लिखिए बनवाली। अगला स्थल है बनवाली। बनवाली की खोज कब हुई थी? तो बनवाली की खोज लिख लीजिए, बनवाली सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। बनवाली हेडिंग डालिए और आपके को याद होना चाहिए कि बनवाली की खुदाई किसने किया था? तो बनवाली की खुदाई इतिहासकार रविंद्र सिंह बिष्ट हैं और यही रविंद्र सिंह ने की थी। तो आप बनवाली की खुदाई किसने किया था? तो लिख लीजिए, रविंद्र सिंह ने की थी। रविंद्र सिंह ने बनवाली की खुदाई की थी। और बनवाली कहाँ है? तो लिख लीजिए, यह हरियाणा में है। बनवाली कहाँ पे है? हरियाणा में है। खुदाई किसने किया था? तो रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। इसके समीप कौन सी नदी है? तो बनवाली के समीप नदी लिख लीजिए। नदी का यहाँ यह किस नदी के किनारे है? तो लिख लीजिए, यह
रंगोई एक नदी यहाँ पड़ती है हरियाणा में, वही रंगोई नदी के किनारे रंगोई नदी के तट पर स्थित है बनवाली। कौन सी नदी? रंगोई नदी। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी। लिख लीजिए, यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी। बनवाली में जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, जिस कारण घरों में सोखता मिला है। जिस कारण घरों में, यहाँ के घरों में, जिस कारण यहाँ के घरों में सोखता मिला हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि बनवाली में जो हम सब जो घर बनवाते हैं, घर में जल का एक निकास रखते हैं, नाव, जिसे कहीं कहीं हम लोग नावदान बोलते हैं, नाली बोलते हैं, पानी निकलने वाला। हम अपने अपने घरों में जल को निकलने के लिए कुछ एक रास्ता दे देते हैं जल को निकलने के लिए, तो वही जल निकासी है। तो यहाँ बनवाली में जल निकासी जैसी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। अब जल निकासी की जब व्यवस्था नहीं की जाएगी तो जल, घर से जो जल निकलेगा कैसे, उसका क्या होगा? तो उसका प्रबंध करने के लिए बनवाली में क्या किया गया था कि अपने अपने घरों में लोग सोखता बनवाए हुए थे। उसी अब हर घरों में सोखता का साक्ष्य यहाँ खुदाई के दौरान बनवाली में मिला है। इससे इतिहासकार का अंदाजा लगाए कि जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं रही होगी, इस कारण यहाँ हर घर में सोखता का साक्ष्य मिला हुआ है। तो लिख लीजिए, जल निकासी की कोई व्यवस्था बनवाली में नहीं की गई थी, जिस कारण यहाँ के घरों में सोखता बना हुआ मिला है, सोखता का साक्ष्य मिला हुआ है। यहाँ की सड़कें कैसी थी? तो आप लिख लीजिए, यहाँ की सड़कें कैसी थी? तो यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। कुछ इस प्रकार से यहाँ की जो सड़क थी वो कैसी थी? टेढ़ी मेढ़ी। लिख लीजिए, टेढ़ी मेढ़ी सड़क व्यवस्था। टेढ़ी मेढ़ी सड़क व्यवस्था यहाँ होती थी। कोई सीधी सड़क व्यवस्था बनवाली में नहीं थी, बल्कि सड़क व्यवस्था कैसी थी? टेढ़ी मेढ़ी थी। आप इस प्रकार से इतना यहाँ इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा। एक बार पुनः निकाल कर दे रहे हैं। पंजाब बनवाली की खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। बनवाली की खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। बनवाली हरियाणा राज्य में स्थित है और यहाँ रंगोई नदी के किनारे बनवाली स्थित है। जल निकासी की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, जिस कारण जल को निकलने के लिए जब कोई रास्ता नहीं था तो हर घर में सोखता का साक्ष्य यहाँ मिला हुआ है पानी इकट्ठा होने के लिए। तो आपको समझ में आया? कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए कमेंट करके, हम पुनः समझाने का प्रयास करेंगे। तो एक बार मैं बोल दे रहा हूँ, आप सब पूरा लिख लीजिए। बनवाली आप हेडिंग डालिए और इसमें लिखिए, इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की थी। बनवाली की खुदाई किसने की थी? तो रविंद्र सिंह ने की थी। यह हरियाणा में स्थित है। इसके समीप जो नदी है रंगोई नदी है। यहाँ जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी,
जिस कारण अपने अपने घरों में लोग सोख्ता भी बनवाए थे। सोख्ता का साक्ष्य यहाँ मिला हुआ है। सड़कें कैसी थी? तो सड़कें टेढ़ी मेढ़ी हुआ करती थी। कहाँ? बनावली में। बनावली की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी हुआ करती थी। तो क्या आप यहाँ तक समझ गए? कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। अब हम चलते हैं कालीबंगा पर। तो हेडिंग डालिए कालीबंगा। एक बार मैं साइड में हो जा रहा हूं, आप सब लिख लीजिए। उम्मीद करता हूं आप सब लिख लिए होंगे। अब हम करते हैं इसे इरेज और हेडिंग डालिए आप सब कालीबंगा। कालीबंगा कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। कालीबंगा का सबसे पहले हम अर्थ अगर देखें तो कालीबंगा का अर्थ अगर क्या होता है तो कालीबंगा के अर्थ को याद कर लीजिए। काली मिट्टी की चूड़ी। कालीबंगा में कालीबंगा का अर्थ देखा जाए तो कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। काली मिट्टी की चूड़ी कालीबंगा के अर्थ से लगाया गया है। और यहाँ से अलंकृत कुछ ईंट मिले हैं, जोता हुआ खेत मिला है, हल मिला है, हवन कुंड मिला है। यह कहाँ पे है तो राजस्थान के घग्गर नदी, जिसे हम सरस्वती नदी भी कहते हैं, घग्गर नदी यानी सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। यह राजस्थान के सरस्वती यानी घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसकी खुदाई बीके थापड़ ने की थी और बीबी लाल ने की थी। कालीबंगा की खुदाई किसने किया था तो बीके लाल ने किया था और बीबी लाल ने किया था और बीके थापड़ ने किया था। तो कालीबंगा का अगर हम अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है, कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी से बनी चूड़ी। काली मिट्टी की चूड़ी। काली मिट्टी की चूड़ी ये कालीबंगा का अर्थ है, मीनिंग है। कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। देख लीजिए, कालीबंगा का अर्थ काली मिट्टी की चूड़ी से लगाया गया है। काली मिट्टी की चूड़ी से लगाया गया है। और यहाँ से क्या क्या मिला है तो लिख लीजिए। यहाँ से हमें अलंकृत ईंट, सबसे पहले यहां से हमें अलंकृत ईंट मिले हैं। क्या मिले हैं? अलंकृत ईंट मिले हैं। यहां से हमें अलंकृत ईंट मिले हैं। नेक्स्ट और क्या मिला है? चूड़ी मिला है, जो हाथ में पहनने वाली चूड़ी भी हमें कालीबंगा से मिली है। अगला और क्या क्या मिला है? जोता हुआ खेत मिला है। जोता हुआ खेत मिला है। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि परीक्षा में यहां से क्वेश्चन धड़ल्ले से पूछा जाता है और हर एक परीक्षा में पूछा जाता है। कोई भी परीक्षा देने जाओगे यहाँ
वहाँ ये सब सवाल आपको दिखाई ही देंगे। आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिए, आपको ये सब क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। तो अलंकृत ईंट हमें कालीबंगा से मिला है, चूड़ी हमें कालीबंगा से मिला है, जोता हुआ खेत हमें कालीबंगा से मिला है। नेक्स्ट, हल भी हमें कालीबंगा से मिला है। तो हल के साथ साथ और भी एक दो चीज मिला हुआ है। हल के बाद हवन कुंड भी हमें कालीबंगा से मिला है। हवन कुंड कहाँ से मिला है? तो हवन कुंड भी हमें कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा से हमें अलंकृत ईंट का साक्ष्य मिला है, चूड़ी का साक्ष्य मिला है, जोता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है, हल का साक्ष्य मिला है, जो बैल से हल से खेती की जाती थी आप लोगों के समय में। तो आप लोग कहाँ हल देखे होंगे पहले के समय में? जैसे हम आज ट्रैक्टर से खेत जोता करते हैं, उसी प्रकार से बहुत पहले ट्रैक्टर से खेत ना जोतकर बैल से खेत जोता जाता था और उसमें हल का प्रयोग किया जाता था। अब हम ट्रैक्टर से भी जो खेत जोतता है उसमें जो फार लगे होते हैं वही हल है। तो कालीबंगा से अलंकृत ईंट का साक्ष्य मिला है, चूड़ी मिला है, जोता हुआ खेत मिला है, खेत जोता हुआ मिला है, हल भी मिला है, हवन कुंड भी मिला है जहाँ हवन किया जाता है। धार्मिक कर्मकांडों में हवन करते नहीं है, तो जो हवन कुंड होता है हवन करने वाला, वो भी कालीबंगा से मिला है। हल कालीबंगा से मिला है, खेत जोता हुआ खेत कालीबंगा से मिला है, हाथ में पहनने वाली चूड़ी भी कालीबंगा से मिला है। अलंकृत ईंट कुछ मिले हैं, ईंट वहाँ के ईंटों पे अलंकृत ईंट हुआ करती थी, ऐसे ईंटों का साक्ष्य भी कालीबंगा से मिला है। तो लिख लीजिए कालीबंगा कहाँ पे है? तो कालीबंगा राजस्थान में, भारत के राजस्थान राज्य में है कालीबंगा। और राजस्थान में किस नदी के किनारे? तो लिख लीजिए सरस्वती नदी भी से कहा जाता है, और सरस्वती नदी के साथ साथ हम इसे घग्घर नदी भी कहा जाता है। तो लिख लीजिए घग्घर नदी के किनारे, घग्घर नदी के किनारे राजस्थान के सरस्वती अथवा घग्घर नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा। अब कालीबंगा की खुदाई किसने किया था? तो लिख लीजिए खुदाई किया था, कालीबंगा की खुदाई किया था कौन से इतिहासकार? तो B.K. थापड़। लिख लीजिए B.K. थापड़। B.K. थापड़ एक इतिहासकार हैं और इनके साथ साथ एक B.B. लाल हैं। ये दोनों इतिहासकारों ने मिलकर कालीबंगा की खुदाई किए थे। तो कालीबंगा की खुदाई किया था B.K. थापड़ और B.B. लाल। कालीबंगा राजस्थान के सरस्वती यानी घग्घर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की बनी चूड़ी। यहाँ से हमें कालीबंगा से हमें अलंकृत ईंट मिला है, चूड़ी मिला है, जोता हुआ खेत मिला है, हल मिला है और हवन कुंड मिला है। क्या आपको कालीबंगा से यहाँ तक में कहीं कोई कंफ्यूजन हो रही है? अगर कंफ्यूजन हो रही है तो हमें कमेंट कीजिए, हम पुनः समझाएंगे। तो ये कालीबंगा से जुड़ी पॉइंट है, आप सब लिख लीजिए। कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। कालीबंगा से हमें अलंकृत ईंट मिला है, चूड़ी मिला है, जोता हुआ खेत मिला है, हल मिला है, हवन कुंड मिला है। कालीबंगा राजस्थान राज्य के सरस्वती, इसे घग्घर नदी भी कहा जाता है,
तो सरस्वती यानी घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा स्थित है। खुदाई कालीबंगा का किया था बीके थापड़ और बीबी लाल। बीके थापड़ और बीबी लाल ने मिलकर कालीबंगा की खुदाई की थी। तो आप लिख लीजिए। अब अगला है धौलावीरा। तो लिख लीजिए, हम साइड पे हो जा रहे हैं, आप सब लिख लीजिए। तो उम्मीद करते हैं आप सब लिख लिए होंगे। अब हम करते हैं इरेज। आप सभी अगला स्थल का नाम लिख लीजिए, धौलावीरा। अगला स्थल का नाम लिखिए धौलावीरा। 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 धौलावीरा कहाँ पे है, किस राज्य में है, किस देश में है? तो धौलावीरा आपका भारत में ही साइट है सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता का धौलावीरा भारत में कहाँ इसकी साइट है? तो गुजरात राज्य में है। तो लिख लीजिए, यह गुजरात राज्य में स्थित है। धौलावीरा यह गुजरात राज्य में स्थित है। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। अगला पॉइंट लिख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का धौलावीरा सबसे बड़ा स्थल है। यह सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, कौन सा साइट है? तो धौलावीरा है और यह धौलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। और धौलावीरा की खुदाई किसने किया था? तो रविंद्र सिंह ने खुदाई किया था। धौलावीरा की खुदाई किया था, लिख लीजिए। कौन से इतिहासकार? तो खुदाई किए थे रविंद्र सिंह ने। तो यानी रविंद्र सिंह ने किया था। ये रविंद्र सिंह ने धौलावीरा की खुदाई किया था। बनावली भी हमने पढ़ा था, तो बनावली की खुदाई भी रविंद्र सिंह ने ही किया था और धौलावीरा की भी खुदाई रविंद्र सिंह ने किया था। तो आपको रविंद्र सिंह के में याद कर लेना है कि रविंद्र सिंह जैसे इतिहासकार ने भारत के दो सिंधु घाटी सभ्यता में साइटों का उत्खनन किया था, एक बनावली और दूसरा धौलावीरा। बनावली और धौलावीरा की खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। धौलावीरा गुजरात राज्य में है और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। तो क्या आपको यहाँ तक कहीं कोई कंफ्यूजन है? तो कंफ्यूजन हो तो बताइए। अब अगला साइट है सुरकोटदा। तो लिख लीजिए सुरकोटदा। सुरकोटदा सिंधु घाटी सभ्यता का भी एक स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का सुरकोटदा भी एक साइट है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े पॉइंट लिख लीजिए। सुरकोटदा भी गुजरात राज्य में स्थित है। तो लिख लीजिए, यह गुजरात राज्य में स्थित है। सुरकोटदा किस राज्य में पड़ता है? तो सुरकोटदा भी गुजरात राज्य में स्थित है। और यहां से क्या मिला है? तो पॉइंट लिख लीजिए। सुरकोटदा से हमें क्या मिला है? सुरकोटदा से यहां से हमें कलश, समाधान तथा घोड़े की हड्डी मिली है।
यहाँ से हमें कलश मिला है। कलश के साथ साथ आपको समाधान भी यहाँ से मिला है और समाधान के बाद घोड़े की हड्डी भी यहाँ से मिली है। घोड़े की हड्डी का साक्ष शुरकोटड़ा से मिला है। यहां से हमें क्या मिला है? तो शुरकोटड़ा से हमें इतिहासकारों ने कलश पाया है, समाधान पाया है और घोड़े की हड्डी पाया है। और शुरकोटड़ा कहाँ पे है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। शुरकोटड़ा गुजरात राज्य में स्थित है और शुरकोटड़ा से कलश मिली हुई है, समाधान मिला हुआ है और घोड़े की हड्डी भी शुरकोटड़ा से पाया गया है। तो लिख लीजिए, शुरकोटड़ा से हमें गुजरात राज्य में स्थित है और शुरकोटड़ा से कलश, समाधान, घोड़े की हड्डी का साक्ष्य मिला हुआ है। धौलावीरा में लिख लीजिए, गुजरात राज्य में स्थित है धौलावीरा। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल अगर पूछा जाए तो धौलावीरा को लगाइएगा मेरे प्यारे बच्चों। और खुदाई धौलावीरा का रविंद्र सिंह ने किया था। तो धौलावीरा और शुरकोटड़ा दोनों स्थल कहाँ पे हैं? गुजरात राज्य में है। धौलावीरा में एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछा जाए तो धौलावीरा है। और धौलावीरा की खुदाई रविंद्र सिंह ने किया था। शुरकोटड़ा भी गुजरात राज्य में स्थित है। कलश, समाधान और घोड़े की हड्डी का साक्ष्य निम्नलिखित में से कहां से मिला है? तो शुरकोटड़ा याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, भूलिएगा मत। तो अगला है लोथल, यहां तक लिख लीजिए, फिर हम आगे लोथल की तरफ बढ़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सब लिख लिए होंगे। अगली हेडिंग डालिए लोथल। अगली हेडिंग डालिए लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का एक साइट है, एक स्थल है लोथल। और लोथल पर हम नेक्स्ट सेशन में आप सभी से वार्तालाप करेंगे, जो आपकी परीक्षा में लोथल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से भी एक एक पॉइंट को रटा दूंगा, बस आप सभी मेरे साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी भी आल पे प्रेस कर लीजिएगा। लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइएगा। हमें प्यार और सपोर्ट देते जाइएगा लाइक, शेयर, कमेंट से। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर यार हर सोशल साइट पर से जहां भी आप एक्टिव हैं इसे अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा और संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक फैला दीजिएगा। और आप सभी लोग जुड़ते जाइए, अधिक से अधिक लोग परिवार में आके जुड़िए। आप सभी जुड़ते हैं तो हमें साहस मिलता है और आप सभी के लिए दिन रात संघर्ष करता हुआ हर एक वीडियोस के माध्यम से हर विषय की पूरी कंप्लीट तैयारी कराने का समर्पण रखता हूं। तो चलिए, हम आज के सेशन में बस इतना ही। आप सभी से बस यही कोट कोट प्रणाम करते हुए, तहे दिल से प्रणाम करते हुए गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं कि आप सभी हमें चैनल पर प्यार और सपोर्ट देते जाइए लाइक, शेयर, कमेंट से। आपके लाइक, शेयर, कमेंट से हमें एनर्जी मिलती है और आपकी इस एनर्जी से हम दिन रात आपके लिए संघर्ष करता हूं कि अगला वीडियो बेहतर से बेहतर आप तक पहुंचाऊं। हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी आल पे प्रेस कर लीजिएगा। इसे संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंचा दीजिए। अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए, आज के सेशन में बस इतना ही। फिर नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों। हर हर महादेव, हर हर गंगे। फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार। बाय बाय।